आज मुझ समेत सभी बाबर आजम के शतक को देखना चाहते थे, सेंचुरी को देखना चाहते थे। 3.5 साल के बाद बाबर आजम के बल्ले से आज सेंचुरी निकलनी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि बाज़ औक़ात हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन मगर फिर भी कम निकले। शायद बाबर आजम की किस्मत में वेस्ट इंडीज की सरजमीन पे उसका 3.5 साल के बाद निकलने वाला जो शतक था, शायद उसके लिए बाबर आजम को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाबर आजम इसके बाद जो आखिरी न्यूजीलैंड में उन्होंने शतक लगाया था, उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से बीसीओ 50s निकली हैं और कई 80 पार के आंकड़े जो है वो निकले हैं। लेकिन बाबर आजम के लिए ये 80 पार का आंकड़ा जो है ये उसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। हमने कल भी क्रीज के ऊपर देखा कि बाबर आजम कुछ ऐसे रन लेने की कोशिश कर रहा था कि जिसमें रन आउट होने का खतरा मौजूद था। बाबर आजम, आप इतने समझदार और इतने ठंडे मिजाज के खिलाड़ी हैं और आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि ना तो ये T20 क्रिकेट है और ना ये वनडे क्रिकेट है कि जिसके अंदर अगर आप पावर प्ले के अंदर रन नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के अंदाज से ही आपको खेलना चाहिए था। यहां पर बाबर आजम रन लेते हैं, रन लेने की कोशिश करते हैं और भैया वो तस्वीर जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो थी वायरल थी ना, कि एक तरफ ब्रैंडन किंग की तस्वीर थी बैक से और दूसरी तरफ बाबर की तस्वीर थी और दोनों को मिलाकर पढ़ा जा रहा था किंग बाबर। तो भैया पाकिस्तान में बाबर आजम को किंग ही कहा जाता है, लेकिन हमें क्या पता था कि वही किंग जो है वो बाबर आजम का आज शतक बनाने में भैया उसके राह की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। यार उस बंदे ने ऐसी जानदार और ऐसी एक्यूरेट फील्डिंग की और उसने निशाना ऐसा बांधकर जो है वो विकेटों पर लगाया कि जिस तरह हम अपने बचपन के अंदर जो है ना अखरोट खेलकर निशाना लगाया करते थे। और यकीन मानिए कि अगर वो विकेट कीपर के हाथ में बॉल देता तो बाबर आजम क्रीज के अंदर पहुंच जाता। दोस्तों इस कैफियत के अंदर जब बाबर आजम ग्राउंड के ऊपर पिच के बैठा हुआ था, बाबर आजम को इस बात का होश ही नहीं था कि वो गलती क्या कर बैठा है। बाबर आजम ने जो कॉल दी उस रन के लिए वो उसकी कॉल नहीं बनती थी। बाबर आजम को ऐसे उतावलेपन करने की क्या जरूरत थी। अब्दुल्ला शफीक उस रन के लिए एग्री नहीं था, वो अपनी क्रीज नहीं छोड़कर भागा और 168 रन की जो पार्टनरशिप कल बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान लगी, दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन था, हमें समझ नहीं आता कि बाबर आजम को इतनी जल्दी किस बात की थी। और वो हेटर्स जो कल से बाबर आजम को की अच्छी इनिंग्स पे पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों की जो पार्टनरशिप लगी, भाई वो अब्दुल्ला शफीक को तो मुबारकबाद दे रहे थे, उसके 50 पे भी उसको मुबारकबाद दे रहे थे, उसकी सेंचुरी पे भी उसको मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन उनके मुंह में पड़ जाए जनाब कीड़े कि उन्होंने बाबर आजम को मुबारकबाद रख दी हो। बहरहाल बाबर आजम हार्ड लक है आपके लिए और शायद हो सकता है कि ये हार्ड लक आगे जाकर आपके लिए और ज्यादा कीमती रन बटोरने में कामयाब हो सके। लेकिन दोस्तों दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की टीम 266 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट थे और आज पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 387 रन बनाकर जो है वो पवेलियन लौट जाती है। पाकिस्तान के आखिरी चार खिलाड़ी 17 रन के ऊपर जो है पवेलियन लौटकर चले गए। मतलब कि किसी ने ऐसा रिमोट कंट्रोल बम जो है वो इनके साथ बांधा होता है कि ये क्रीज के ऊपर जाते हैं, आउट होते हैं, वापस आ जाते हैं। यानी इनका आना और इनका जाना, इनका आना और इनका जाना जो है वो लग जाता है। पहले टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में दोस्तों हम आपको पहले टेस्ट मैच में लिए चलते हैं। पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच की वो दूसरी इनिंग्स थी, ये पहली इनिंग्स है। दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मौजूद है। बाबर आजम एंड तक क्रीज के ऊपर खड़ा रहा वन डाउन आकर और लंडे के अरस्तु जो थे वो बाबर आजम के ऊपर ये तनकीद करते रहे कि बाबर आजम टेलेंडर्स को सामने ला लाकर उनको आउट करवाता रहा, खुद को बचता रहा। ये बुजदिल आदमी है, ये डिफेंसिव आदमी है, इसको सिर्फ अपने 50 रन का लालच था और 50 रन बनाकर इसने ऐसा पाकिस्तान के क्रिकेट जगत को फतह कर लिया। इसने अपने शायकीन को जो है वो राजी कर लिया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बल्लेबाजी की है। दोस्तों दूसरी इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का बल्ला भी चला और ऐसा बल्ला चला कि तबाही की इनिंग्स जो है वो उसने खेली। पहले 6 ओवर जो थे, पहले 6 ओवर्स के अंदर बाबर आजम जो है वो 100 रन के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। लेकिन यहां पर बाबर आजम के आउट होने के बाद पूरी की पूरी टीम के अंदर जो है वो जैसे किसी ने डायनामाइट लगा दिया हो। इधर बाबर आजम आउट होकर जाता है तो उसके पीछे कौन आता है?
दोस्तों उसके पीछे फिर तशरीफ लाते हैं जनाब अवैस जफर। अवैस जफर के बारे में एक ऐसी हवा जो है वो बना के रखी थी कि ये ऐसा हार्ड हिटर किस्म का बल्लेबाज है कि आते ही इसने जो है वो बाउंड्री लाइन के चारों तरफ छक्के और चौकों की बरसात कर देनी है। और हमने देखा क्रीज से बाहर निकलकर साहब के खेलने का अंदाज, फील्ड प्लेसिंग की गई और उस फील्ड प्लेसिंग के अंदर भैया ये चकमा खा गए और अपने बल्ले के नीचे से गेंद निकलवाकर जो है क्लीन बोल्ड होकर साहब बहादुर वापस चले गए और वापस आते हुए अपने उसी शॉट सिलेक्शन को भैया दोहराते हुए आ रहा था कि ये मुझसे कैसा शॉट खेला गया। उसके बाद तशरीफ ले आते हैं जनाब कामरान गुलाम की जगह पर जिस पर्ची प्लेयर को डाला गया और पिछले कई टेस्ट मैचेस के अंदर उस बंदे की कारकर्दगी जो है भैया जीरो है, जीरो। वो साहब सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स के अंदर भैया उसका वही हालत, और आज दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर सलमान अली आगा वही एक अगर छोटा सा बच्चा सलमान अली आगा को हल्की सी बॉल जो है वो भैया टर्न करवा देना तो सलमान अली आगा जो है वो समझ लीजिएगा कि वो LBW है। आज सलमान अली आगा जो है फिर जो है वो भैया पिच के ऊपर जो है इतना बड़ा गोल्डन डक जो है वो देकर चले गए हैं, इतना बड़ा गोल्डन डक। हमें समझ नहीं आती कि सलमान अली आगा को आखिर दुश्मनी किसके साथ है, पाकिस्तान टीम के साथ है, अपने साथ है, बाबर आजम के साथ है, या इस पूरी टीम के साथ है। इस बात का जवाब दोस्तों हमारे पास नहीं, अगर आपके पास हो तो हमें जरूर दीजिएगा। उसके बाद बारी आ जाती है जी मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान जो है वही उनकी शॉट सिलेक्शन, भाई आप कौन सी गेंद को कट मारने के लिए जा रहे हैं। हमने तो शुक्र किया कि उन्होंने कट मारी है, कहीं जमीन पर नहीं गिर पड़े और जमीन पर गिरकर जो है वो कहीं अपने पैर को पांव को नहीं पकड़ लिया। तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान जो थे उन्होंने भी आज अपनी उसी नालायकी को मद्देनजर रखते हुए चले कुछ नहीं तो कम से कम 18 रन बनाकर जो है वो क्लीन बोल्ड हो गए और उनको वरी केन ने जो है वो आउट किया। 6 खिलाड़ियों को वरी केन ने आउट किया, 6 खिलाड़ियों को। हम ये समझते हैं कि ये इमामुल हक को टीम से फारिग किया जाए, सलमान अली आगा को फारिग किया जाए, मोहम्मद रिजवान को टीम से जो है ये फारिग किया जाए। ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम के ऊपर जो है ये बहुत बड़ा बोझ इस वक्त बने हुए हैं। पाकिस्तान की टीम की अगर शिकस्त को अगर समेटा जाए तो दोस्तों मैं फिर इस चीज नतीजे पर पहुंचता हूं कि अजान अवैस जैसा लड़का उससे इमामुल हक को सीखना चाहिए। और यकीन मानिए कि जब कैमरामैन इनको उनके डगआउट के अंदर दिखा रहा था तो सलमान अली आगा इतनी सी निक्कर पहन के वहां पर इस तरह से बैठा हुआ था और जैसे वो छोटे बच्चे के वो खतरे नहीं करवाए जाते, खतरे करवाने के बाद उनकी टांगे जो है खोल दी जाती हैं। सलमान अली आगा जो है वो इस स्टाइल के साथ वहां पर बैठे हुए थे और ये बेशरम जो है ये इमामुल हक को तो शर्म आनी ही नहीं है। ये एक 50 रन लगाने के बाद ये समझता है कि उसने पाकिस्तान की टीम के ऊपर ना बड़ा एहसान कर दिया। यकीन मानिए कि अगर हमारे इख्तियार में होता ना तो इन तीनों को अभी फौरी तौर पर टीम से जो है ना वो परवाना देकर इनको मैं वतन वापस भिजवा देता और वो कामरान गुलाम जिसका हक मार के सलमान अली आगा बैठा हुआ है उस बंदे को टीम के अंदर मैं खिलाता, उसको मैं टीम के अंदर खिलाता। और अब्दुल्ला शफीक ने 1 डाउन आकर जिस तरह से भैया जबरदस्त किस्म की जो है वो 150 रन की बारी उसने खेली है, भैया अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत ज्यादा क्लैप है। और इससे भी ज्यादा अगर अब्दुल्ला शफीक का साथ साजिद खान ना देता, साजिद खान ने आज भैया 30 रन की इनिंग्स खेली है 72 गेंदों के ऊपर। आप देखें साथ देने वाले फिर इस तरह से साथ देते हैं जिस तरह मोहम्मद अब्बास ने पहले टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में बाबर आजम का साथ दिया था। कौन खड़ा हुआ था बाबर आजम के साथ, आप बताइए ना। अब वो जो लंडे के अरस्तू जो है ना वो गले फाड़ कर कहते हैं कि जनाब बाबर आजम तो अपनी 50 के लिए खेला है। भैया आज मुझे बता दे, आज तो अब्दुल्ला बाबर आजम आउट होकर चला गया था, आज मुझे बता दे कि अब्दुल्ला शफीक के साथ कौन खड़ा था। अब्दुल्ला शफीक के साथ बाबर आजम ही खड़ा था और बाबर आजम को इस बात का पता था कि एक अब्दुल्ला शफीक ही है पूरी टीम के अंदर कि जो उसके साथ खेलकर पाकिस्तान की इस डूबती हुई कश्ती को सहारा दे सकता है। और अब बाबर आजम ने ही अपने हेड कोच सरफराज अहमद को कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान से इंजर्ड खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट लेनी है तो मुझे अब्दुल्ला शफीक चाहिए। अब्दुल्ला शफीक आया, अब्दुल्ला शफीक खेला और उसने ये साबित किया। यकीन मानिए कि एक शॉट सिलेक्शन जो थी ना, इयन बशिप उस बच्चे की तारीफ कर रहा था। दोस्तों इसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान की टीम के अंदर ना फिर एक विस्फोटक होता है, भूम होती है। और वो भूम पता क्या होती है, अली उस्मान जो है वो आज 10 रन जो है उन्होंने बनाए, 2 चौके बड़े जबरदस्त किस्म के लगाए, एक छक्का लगाने के लिए गए थे लेकिन बिलाखिर उनका कैच जो है वो रोच ने पकड़ लिया वरी केन की गेंद के ऊपर। उमैद शाह भैया बल्ले बॉलिंग में भी नाकाम,
सबसे ज्यादा स्कोर इसने खाया। इस बंदे को टेस्ट क्रिकेट में लाकर पाकिस्तान की टीम के बड़ों ने बहुत बड़ी गलती की है। और फिर कहते हैं कि आप बोलते हैं हम उबैद शाह के खिलाफ नहीं है। उबैद शाह ने कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है भैया, हमें बता दो। पीएसएल का टैलेंट है और आप उठाकर उसको पाकिस्तान की नेशनल लेवल की टीम के ऊपर जो है वो आप डाल रहे हैं। आप देखिए कि उबैद शाह और मोहम्मद अली, अली उस्मान, उबैद शाह और मोहम्मद अली, कौन कितने 387 के ऊपर सबसे पहले अली उस्मान आउट होते हैं, फिर उबैद शाह आउट होते हैं और उसके बाद भैया मोहम्मद अली जो है अपना बोरिया बिस्तर गोल करते हैं। और वो बेचारा अब्दुल्ला शफीक जो वन डाउन से आया था बाबर आजम की तरह, क्रीज के ऊपर खड़ा रहा, किसने उसका साथ दिया? क्या सलमान आगा ने साथ दिया? मोहम्मद रिजवान ने साथ दिया? अवैस जफर ने साथ दिया? अली उस्मान ने साथ दिया तो भैया वो हल्का फुल्का जो है वो साजिद खान ने जो है वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो लड़ा। और अगर वो पार्टनरशिप ना लगती तो पाकिस्तान फिर से पहले टेस्ट मैच की तरह भैया लीड खाकर जो है वो मैदान से जो है वो बाहर आता। शर्म आनी चाहिए उन लंडे के साफियों को, शर्म आनी चाहिए उन लौंडे लपाड़ों को कि जो बाबर आजम के ऊपर जो है वो गला फाड़ फाड़ कर जो है वो बोलते हैं। यकीन मानिए कि हमें उतना दुख शायद बाबर आजम की उस सेंचुरी के ना होने पर नहीं है जितना दुख आज मोहम्मद रिजवान पे है, सलमान अली आगा पे है, अवैस जफर पे है, इमामुल हक पे है। क्या किया इन्होंने आप देख लीजिए। एक अब्दुल्ला शफीक की और बाबर आजम की इनिंग्स निकाल दे, बाकी पाकिस्तान टीम के पास क्या बचता है? अजान अवैस की इनिंग्स को डाल ले, बाकी पाकिस्तान की टीम के अंदर क्या बचता है? वेस्ट इंडीज के बॉलिंग स्क्वाड की तरफ चलते हैं तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने और खास तौर पर वरी केन ने भैया आज बहुत ही कमाल की बॉलिंग की। उसने पाकिस्तान के 112 रन देकर जो है वो 6 खिलाड़ी आउट किए 2.40 की इकोनॉमी के साथ, और सबसे कम तरीन इनका इकोनॉमी रेट था वरी केन का। बहरहाल दोस्तों अफसोस इस बात पे होता है कि पाकिस्तान की टीम ब्लंडर पे ब्लंडर करती जा रही है। और वो जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है वो कहते हैं कि भैया टीम हमने बना दी है, इस टीम को बाबर आजम साहब अनाउंस कर दें। कभी बाबर आजम से भी पूछ लिया करें कि वो कौन सी टीम के साथ जाना चाहते हैं, किसको खिलाना चाहते हैं। अगर मोहम्मद अब्बास को अगर ड्रॉप ना किया होता तो मोहम्मद अब्बास जो जिसको उबैद शाह को खिलाया गया, उस बंदे ने जितना स्कोर दिया, क्या मोहम्मद अब्बास ने इतना स्कोर दिया था? वेस्ट इंडीज कभी भी 344 रन नहीं बना सकती थी, अब्बास कभी भी इतना स्कोर नहीं दे सकता था। लेकिन भैया हम आपको एक और आज बात बताई देते हैं, और वो भी विस्फोटक है, बम वाली खबर है। और वो पता क्या है? शाहीन शाह अफरीदी लंदन प्रीमियर लीग से वापस लड़कर जो है वापस आ गया है। अब उसने जिद पकड़ लिया है कि मैंने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, मुझे टेस्ट क्रिकेट खिलाओ। अब ये कुर्बानी देंगे फिर मोहम्मद अब्बास की। ये जो मोहम्मद अब्बास को बिठाया है, पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इन सींगों वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मुबस्सिर कह रहे हैं कि 8 विकेटें लेने वाला, पहली इनिंग्स में 3, दूसरी इनिंग्स में 5 लगाने वाला, आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसको टीम से बाहर बिठा दें, जिसका एवरेज पाकिस्तान के वकार यूनुस से भी ज्यादा है, इकोनॉमी रेट उससे भी ज्यादा है, वसीम अकरम से भी ज्यादा है, और इवन देन इमरान खान से भी ज्यादा है। आप उसको टीम से बाहर बिठा रहे हैं। आपने 4-5 साल उस बंदे को बाहर बिठाकर जो है जंग लगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो काउंटी में परफॉर्म कर लेता था, जब वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में परफॉर्म कर लेता था, तो आपके दिल में ना और दिमाग में जरा भी इस बंदे के लिए रहम नहीं पड़ता था। और इस टेस्ट मैच के अंदर फिर बेरहम इंसान बनकर आपने उसी बंदे के गले के ऊपर जो है वो छुरी फेरी। दोस्तों बाबर आजम की सेंचुरी के जितना दुख है आपको ना होने का, उससे ज्यादा दुख जो है वो हमें है, क्योंकि शायद हम समझते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो बल्लेबाज है कि जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है, और ये लोग जिंदा को मारने वाले हैं। इन्होंने बाबर आजम की T20 के ऊपर पाबंदियां लगाई। टेस्ट मैचेस पहले ही पाकिस्तान के बाबर आजम को कम मिलते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो जब भी ग्राउंड के अंदर जाता है, रिकॉर्ड खुद ब खुद बाबर आजम के लिए रास्ता जो है वो खोलते चले जाते हैं। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि हाँ ये हमसे ज्यादा रिकॉर्ड क्यों बनाई जा रहा है। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के लिए भैया दोनों हाथों से हमारा सलाम है। और दोस्तों जो आप हमें इसके चैनल के ऊपर देख रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट जो है वो आपने बाबर आजम के लिए जरूर छोड़ते जाना है कि बाबर भैया घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैच तुम जीतोगे, और जब जीत जाओगे ना तो ये सेंचुरी का दुख जो है यकीन मानिए कि भूल जाएगा। अल्लाह।